Hello students, as we have completed the first unit and for the second unit a very beginning topic that is the time domain analysis. हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी अगर सिस्टम है जो इंडक्टर, कैपेसिटर, मास और इनर्शिया जैसे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कंटेन किया हुआ है तो डेफिनेटली ये सर्टेन एनर्जी प्रोसेस करेगा, ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंगली इनका बिहेवियर जो है वो चेंज होगा। इंडक्टर, कैपेसिटर, इनका जो बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कॉन्सेप्ट इन द नेटवर्क एनालिसिस दैट अकॉर्डिंग टू द टाइम एट इनिशियल स्टेज, that means at time t equal to 0 or t equal to 0 minus or t equal to 0 plus, how the behavior of the inductor and capacitor are changes. So today we are going to analyze system, we can call it time domain analysis, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें हम लोग कोई भी एक टेस्ट इनपुट सिग्नल देते हैं। लेट अस कंसीडर कि ये टेस्ट इनपुट सिग्नल स्टेप सिग्नल है। अगर किसी भी सिस्टम में देता हूँ तो उसका रिस्पांस कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है वो स्टडी स्टेट अपने को रिस्पांस दे। स्टडी स्टेट मतलब स्टेबल रिस्पांस दे। तो एकदम इनिशियल स्टेज में तो स्टेबल रिस्पांस नहीं देगा, वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, और ये ऑसिलेट होगा। अब ऑसिलेट किस तरीके से होगा, तो ऑसिलेशन के भी दो टाइप्स हो सकते हैं। या तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन होगा, सस्टेन मीन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, मीन्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, और द डिकेइंग ऑसिलेशंस होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ ऑसिलेशंस की वैल्यू पहले ज़्यादा है, ज़्यादा ऑसिलेट हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर धीरे धीरे ये स्टेबल हो रहा है। तो ये जो है रिस्पॉन्स जो है, ये आउटपुट जो है दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जिसको मैं ट्रांजिएंट बोल सकता हूँ, जो कि टाइम के अकॉर्डिंगली कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, और यहाँ के बाद वाला रिस्पॉन्स जो कि टाइम के अकॉर्डिंगली बहुत ही माइन्यूट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टाइम जब ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा है, ऑसिलेशंस जल्दी जल्दी हो रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली जो मेरा सिस्टम का रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसको मैं बोलूँगा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद जो ऑसिलेशंस है वो मिनिमाइज हो जा रहे हैं और मेरा सिस्टम का आउटपुट जो है वो स्टेबल आ रहा है, उसको मैं बोलूँगा स्टडी स्टेट आउटपुट और स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। जो एरर होंगे जिसको मैं कंसिडर करूँगा एक सर्टेन लेवल पे कि वो जिसको मैं स्टेबल कंसिडर कर लूँगा और कुछ ना कुछ उसमें एरर होगा, उसको मैं स्टडी स्टेट एरर बोलूँगा। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे रिस्पॉन्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और एक स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स। एंड द आउटपुट रिस्पॉन्स इज नथिंग बट addition of transient response and steady state response. But the question arises, what is this transient response and what is this steady state response? Let us think about it, let us discuss about it. तो transient response देखते हैं, time required to change from one state to another state is known as transient time, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको मैं ट्रांजिएंट टाइम बोलता हूँ। एंड द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस ड्यूरिंग दिस पीरियड इज कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। करंट एंड वोल्टेज इस टाइम पे लगने वाला जो रिस्पॉन्स है मेरा वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कहलाएगा। आप लोग देख सकते हैं कोई भी सिस्टम को स्टडी स्टेट तक जाने के लिए 5 टाइम कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टोटल टाइम कांस्टेंट 5 टाउ होगा मेरा, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली I can say steady state response. As time increases, the steady state response is the part of the total response after transient has died out. Died out का मतलब यहाँ पे ये है कि जब transient response खत्म हो जाता है उसके बाद का जो मेरे को response मिलता है टोटल response में से, उसको मैं steady state response बोलता हूँ। क्लियर है? अब मैंने तो यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट इनपुट सिग्नल लिया था। ये टेस्ट इनपुट सिग्नल्स वेरी हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे टेस्ट इनपुट सिग्नल्स अवेलेबल हैं। इन्हीं टेस्ट इनपुट सिग्नल को आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इन टेस्ट इनपुट सिग्नल का से एनालाइज करेंगे। तो टेस्ट इनपुट सिग्नल बेसिकली 4 तरीके के हैं यहाँ पे। सबसे पहले और सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होगा मेरा टेस्ट इनपुट सिग्नल होगा वो स्टेप फंक्शन होगा। स्टेप फंक्शन आप लोग सभी जानते हैं कि एट द टाइम वैल्यू ऑफ t is equal to 1 when t is greater than or equal to 0,
इसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँगा तो ये 1/s आता है। रैम्प फंक्शन कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसका बेसिक फंक्शन t होता है, टाइम t इज ग्रेटर देन 0। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/s² होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर एनालिसिस, सो keep all this signal in your mind so that in the future we can use it efficiently. Okay, the third one is parabolic function. Parabolic function can be shown by the rt is equal to t²/2. It can be drawn something like this. When we will take Laplace transform, its Laplace transform will be rs equal to 1/s³. Similarly, in case of impulse function, we know at time t equal to 0 its value is 1. That means similarly I can show that impulse function can be written by del t equal to 1 at t equal to 0 or 0 otherwise. If I'll take the Laplace transform, rs equal to 1, that means the overall function can be written as a 1. Okay, here one of the most important thing is that we need to keep in mind all these test input signals so that we can analyze फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी डाउट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।